कैसे हैं दोस्तों। 1 अगस्त 1969 की सुबह 3 मुख्तलिफ न्यूज़पेपर कंपनीज़ को एक लिफाफे में बंद एक जैसी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ ख़त मौसूल हुआ, जिसमें भेजने वाले का कोई अता पता नहीं था। जिसमें लिखा था, डियर एडिटर, मैं क्रिसमस के रोज़ लेक हरमन में 2 टीनएजर्स का कातिल हूँ। और लेटर में किलर की तरफ से एक ख़ास साइन बनाया गया था, जिसे उसने ज़ोडियक किलर का नाम दिया। और किलर ने धमकी दी कि अगर ये लेटर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ना छापा गया तो वो मज़ीद हमले करेगा। व्यूवर्स, देखो और सोचो कि आज की वीडियो में आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री ज़ोडियक किलर की मिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अपने आप को ज़ोडियक किलर का नाम देने वाले किलर ने 1968 से 1969 तक नॉर्थ कैलिफोर्निया में 5 कत्ल किए। और हैरानकुन बात यह है कि उनमें से 2 लड़के शदीद ज़ख्मी होने के बाद ज़िंदा बच गए और तमाम लड़कियां मारी गईं। 1969 से 1974 तक इस इलाके में अपने खतूत और साइफ़र, जो आज तक मुकम्मल डीकोड नहीं हो सके, भेजकर पुलिस को धमकाता रहा। ज़ख्मियों की तरफ से शनाख्त और स्केच बनाए जाने के बावजूद वो आज तक ना पकड़ा जा सका। जहां बे एरिया पुलिस और FBI अभी तक सुराग की तलाश में थे कि किलर की तरफ से एक और ख़त सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को मौसूल हुआ, जिसमें किलर ने एक और कत्ल की तफसीलात बताई और अपने भेजे गए साइफ़र को क्रैक ना कर पाने पर पुलिस का मजाक भी उड़ाया। और साइफ़र के पब्लिश होने के कई दिनों बाद हाई स्कूल के टीचर डोनाल्ड हार्डिन और उसकी वाइफ बेटी ने इस साइफ़र को डीकोड कर दिया, जिसमें लिखा था, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि ये बहुत मज़े का होता है। ये जंगल में जंगली जानवर को मारने से ज़्यादा मज़ा है क्योंकि इंसान सबसे ख़तरनाक जानवर है। 20 दिसंबर 1968 की एक सर्द रात 17 साला डेविड फेरेडे और 16 साला बेटी लू जेनसन अपनी पहली डेट को यादगार बनाने के लिए लेक हरमन जा रहे थे कि उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे आ रहा है। कुछ ही देर बाद एक शख्स कार से बाहर आया और उनकी कार के करीब आकर गोलियां मारकर उन्हें मार दिया। और अपने जुर्म के एतराफ़ के लिए उसने तमाम हालात ख़त में लिखकर न्यूज़पेपर कंपनी को भेज दिए। और ये कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए एक खुला चैलेंज था, जिससे लोगों में खौफो हरास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और 5 जुलाई 1969 की सुबह 22 साला डार्लिन फेरन और 19 साला उसका बॉयफ्रेंड माइक दूर दराज वलेहो मुकाम पर खड़ी कार में बैठे थे, जब उनके पास तेज़ रोशनी वाली लाइट के साथ एक शख्स आया, जिस पर माइक ने कहा कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। उसी वक्त किलर ने फायरिंग करके फेरन को मार दिया और माइक शदीद ज़ख्मी हो गया। इस इंसिडेंट के ठीक 1 घंटे बाद एक शख्स ने वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके दोनों मर्डर्स का एतराफ़ भी किया और इंसिडेंट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दी जो सिर्फ पुलिस या किलर को मालूम थी। और एविडेंसेस के बावजूद, जिनमें फिंगरप्रिंट्स, माइक की निशानदही और डिकोडर साइफ़र भी था, मगर पुलिस ज़ोडियक का पता ना लगा सकी और किलर अपने तीसरे शिकार की तरफ निकल पड़ा। 27 सितंबर 1969 की शाम ज़ोडियक ने एक बार फिर एक कपल को टारगेट किया, जिसमें सिसिलिया शेफर्ड और ब्रायन हार्टनल दोनों अपनी कार में खुशगवार वक्त गुजारने के लिए नापा काउंटी में मौजूद लेक बरीसा गए थे। और दोनों आराम कर रहे थे कि एक हुड और ब्लैक शर्ट पहने, जिस पर ज़ोडियक निशान भी बना था, आदमी आया और उसने दोनों को गन पॉइंट पर रस्सी से बांध दिया और वहशियाना तौर पर खंजर से वार किए। और जाते वक्त कपल की कार के दरवाजे पर कत्ल की मुकम्मल तफसीलात लिखकर चला गया, जिसके बाद उसने नापा काउंटी पुलिस को कॉल करके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। और जब एमरजेंसी सर्विसेज पहुंची तो वो दोनों ज़िंदा थे, तहम शदीद ज़ख्मों की वजह से सिसिलिया मर गई। इन तमाम वाक़यात के बाद पुलिस अब कुछ हद तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी थी और किलर के सीक्वेंस, जैसा कि टाइम, टारगेट पीपल और लोकेशन को अंडरस्टैंड कर चुकी थी। तहम अब की बार ऐसा हुआ कि पुलिस की तमाम असेसमेंट धरी की धरी रह गई, जब ज़ोडियक ने 11 अक्टूबर 1969 को 29 साला एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को कत्ल कर दिया। पहल तो इसे ज़ोडियक के नाम से नहीं जोड़ा जा रहा था, बल्कि इसे एक रॉबरी माना गया। तहम जब ज़ोडियक की तरफ से सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स को लेटर मौसूल हुआ तो उसे ज़ोडियक टारगेट माना गया। 1969 में
पॉल स्टाइन को कत्ल करते हुए एक शख्स को सामने वाली बिल्डिंग में कुछ बच्चों ने देख लिया और उन बच्चों ने पुलिस को कत्ल के बारे में इतला दी। इन बच्चों की मदद से पुलिस ने एक कंपोजिट स्केच भी तैयार कर लिया और उसे हर जगह शेयर भी कर दिया। जैसे जैसे मशहूर ज़माना ज़ोडियक मिस्टीरियस होता जा रहा था, वैसे वैसे जुर्म की दुनिया से ताल्लुक़ रखने और ख़ुद को मशहूर करने के लिए स्केच से मिलते जुलते लोग ख़ुद को ज़ोडियक कहने लग पड़े थे और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जन्म लेने लग पड़ी थी। आइए वन बाय वन इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। ट्रू क्राइम के मुसन्नफ़ और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के साबिक़ कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने कातल पर 2 अलग अलग कॉलम लिखे, जो ज़ोडियक 1986 और ज़ोडियक अनमास्क्ड 2002 हैं। बिलाखिर आर्थर ली एलन नामी शख्स को सबसे ज़्यादा मुमकिन मुश्तबा कातिल के तौर पर शनाख्त किया गया। ताहम एलन 1992 में कुदरती मौत मर गया और उसकी पिछली ज़िंदगी के मुताबिक किसी भी किस्म के जुर्म से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। 2014 में गैरी स्टीवर्ट का मोस्ट डेंजरस एनिमल के नाम से कॉलम पब्लिश हुआ, जिसमें उसने दावा किया कि पुलिस के स्केच के मुताबिक हार्पर कॉलिंस के वालिद एरल वैन बेस्ट जूनियर काफ़ी मुशाबत रखते हैं और हार्पर अपने वालिद को ज़ोडियक किलर भी मानता है। 2014 में एक और शख्स ने ये इंकशाफ किया कि उसका एक दोस्त लोई मायर्स ने 2002 में अपनी मौत से कबल ज़ोडियक किलर होने का एतराफ़ किया था और जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो मायर्स के कत्ल होने वालों के साथ कनेक्शन भी मिले। ताहम दूसरे लोगों की तरह कोई कॉन्फिडेंशियल एविडेंस ना मिल सका और 2020 में 50 साल से ज़ायद अरसे के बाद कुछ कोड ब्रेकर्स ने ज़ोडियक के लिखे गए साइफ़र को जब डिसाइफर किया तो उसमें लिखा था, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे और टीवी शो में भी मैं नहीं था और मैं गैस चैम्बर से नहीं डरता क्योंकि ये मुझे बहुत जल्द ही जन्नत में भेज देगा, क्योंकि वहाँ अब मेरे लिए काम करने वाले काफ़ी लोग हैं। जहाँ सबके पास जन्नत में पहुंचकर कुछ नहीं होता, इसलिए वो मौत से डरते हैं। मैं नहीं डरता क्योंकि मेरी नई ज़िंदगी जन्नत में आसान होगी। इस साइफ़र के मुताबिक ज़ोडियक का बिलीव था कि जिन्हें मैं दुनिया में मारता जा रहा हूँ वही जन्नत में उसके ग़ुलाम होंगे। तो दोस्तों, ये थी ज़ोडियक किलर मिस्ट्री, जो आज 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी अमेरिका जैसी सुपर पावर कभी भी हल ना कर सकी। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।